हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस फैक्ट्री पर। और हम यहाँ आज एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूपी पीसीएस के लास्ट 5 ईयर्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस देखेंगे। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आगामी विगत 5 वर्षों में पूछे गए हैं। उससे हमें जानकारी मिलेगी कि आगे जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है यूपी पीसीएस 2023, जैसा कि हमारा टारगेट है, तो उसमें कहाँ से हम हिस्ट्री के पोर्शन को कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चनों का एनालिसिस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें है सबसे पहले दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि 3 को जो मिले हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें पहला है ईश्वर वर्मन के द्वारा जौनपुर प्रशस्त अभिलेख की स्थापना की गई थी। तो जौनपुर प्रशस्त अभिलेख जो है दोस्तों, ईश्वर वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। इसकी खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जौनपुर की एक बड़ी मस्जिद में की थी। ये ईश्वर वर्मन का अभिलेख है। बेसिकली इस अभिलेख में क्या उल्लेख है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें धार के राजा, आंध्र प्रदेश के राजा और सौराष्ट्र के राजा के बीच युद्धों का संघर्ष इसमें दर्शाया गया है अभिलेख में, जिसमें ईश्वर वर्मन ने विजय प्राप्त की थी। तो इसी खुशी में ईश्वर वर्मन ने अपने अभिलेख में ये सब नोट डाउन कराया था। और उसी टाइम पे ईश्वर वर्मन ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण कर कर नॉर्थ में अपना खुद का स्टेबल किया था राज्य प्रॉपर वे में। तो ये जो जौनपुर प्रशस्त अभिलेख है, ये ईश्वर वर्मन द्वारा ही स्थापित करवाया गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा तीसरा पॉइंट है जीवित गुप्ता द्वितीय के द्वारा देववर्णार्क अभिलेख की स्थापना की गई है। तो ये जो है देववर्णार्क अभिलेख, ये बिहार के शहादाबाद जिले में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ये अभिलेख गुप्त शासक जीवित गुप्त द्वितीय के द्वारा ही ये अभिलेख लगवाया गया है। 1880 में इसकी खोज की गई है। बेसिकली इस अभिलेख में गुप्त नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं। जो गुप्तों के शासक थे, उनके सभी राजाओं की लिस्ट, कौन से राजा ने क्या क्या कार्य किए हैं और कौन से राजा का कार्यकाल क्या क्या रहा है, वो देववर्णार्क अभिलेख में नोट डाउन किया गया है। ये जीवित गुप्त द्वितीय द्वारा बिहार के शहादाबाद जिले में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका ही अगला पॉइंट है ईशान वर्मन द्वारा ही हरहा पाषाण अभिलेख। हरहा पाषाण अभिलेख को दोस्तों ईशान वर्मन के द्वारा ही स्थापित करवाया गया है। ईशान वर्मन की विजयों का विवरण इस अभिलेख में मिलता है। ईशान वर्मन बेसिकली मौखरी वंश के संबंधित थे। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हैं। पॉइंट नंबर ए, सी और डी। इसमें बी पॉइंट जो है वो गलत हो जाता है। इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री का ही 2022 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। आर्यक स्तंभ वाले जो मंच की विशेषताएं हैं बेसिकली दोस्तों, वो अमरावती स्तूप में देखी जाती हैं। 4 ऑप्शन है, 4 स्तूप, चारों में अमरावती जो है उसमें आर्यक स्तूप की विशेषताएं देखी जाती हैं। स्तूप, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि स्तूप क्या है। मेनली स्तूप जो है किसी वस्तु का ढेर है। स्तूप का विकास ही दोस्तों संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ है जिनका निर्माण मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। तो बेसिकली ये एक चबूतरा नुमा हुआ करते थे, जहाँ पर मृतकों की अस्थियां वगैरह रखी जाती थी। ये बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप हैं सभी के सभी। यहाँ पर बुद्ध की आपको पूरे जीवन से लेकर निर्माण तक की सभी जो उनका कालक्रम है, उसके बारे में जानकारियाँ आपको मिलेंगी। उनके चित्र बाकायदा दर्शाए गए हैं। ये जो अमरावती स्तूप है, ये अमरावती स्तूप दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है और ये मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। सातवाहन काल में दोस्तों इसमें महास्तूप का निर्माण कराया गया। इसे महाचैत्य भी कहते हैं। अमरावती जो स्तूप है काफी फेमस है। इसी स्तूप पर 5 आर्यक स्तंभ लगाए गए हैं। आर्यक स्तंभ दोस्तों मध्य, ये जो है आंध्र प्रदेश के स्तूपों की अपनी एक अलग विशेषता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे बनाया गया था यूपी पीसीएस में। ये जो आर्यक स्तंभ हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं, कौन से स्तूप की विशेषताएं हैं, तो ये है अमरावती स्तूप की विशेषता।
बेसिकली इस अमरावती स्तूप के द्वार की वेदिका पर 4 सिंहों की मूर्तियां भी मिलती हैं। तो इसके बारे में आप और विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो दोस्तों अशोक के जहां तक आप देखोगे 14 शिलालेख हैं। आपको सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इन 14 शिलालेखों को हम भी कवर करेंगे। तो ये 14 शिलालेख आप जरूर देखें, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अभी फिलहाल मैं इनके बारे में बता देता हूँ। प्रथम जो शिलालेख है उसके बारे में किसी भी पशु वध के लिए मना किया गया है कि किसी भी पशु का वध ना किया जाए और राजकीय मनोरंजन तथा उत्सव ना किए जाने का वर्णन प्रथम शिलालेख में मिलता है। द्वितीय शिलालेख जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाने की बात की गई है। चिकित्सालय खुलवाने हैं और औषधि की व्यवस्था करनी है द्वितीय शिलालेख में। मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाएं, पानी की व्यवस्था करवाएं, कुएं खुदवाने के लिए द्वितीय शिलालेख में अशोक ने बोला है। इसके बाद आता है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख जो है दोस्तों वो अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी है, ऐसा अशोक के 12वें शिलालेख में वर्णन प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इसमें सभी धर्मों का आदर करना है। तो इसमें जो है बेसिकली दोस्तों धार्मिक संश्लेषण या समन्वय की बात कही गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा 12वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में दोस्तों अगर आप देखोगे तो 13वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर जो युद्ध है, कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं सभी के सभी, आप इन्हें डिटेल में अवश्य देखें। और जो 11वां शिलालेख है, यहाँ से धम्म नीति की व्याख्या व दान देने की चर्चा 11वें शिलालेख में की गई है। धम्म की चर्चा जो है वो 11वें शिलालेख में की गई है। इसी के साथ अपना जो राइट आंसर है वो है 12वां शिलालेख, जिसमें कि धम्म की बढ़ाई, अपने धम्म की और दूसरे धम्म की निंदा ना करने की बात कही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चिन्ह या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के जो चिन्ह हैं दोस्तों, जो मॉडल मिलते हैं, वो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से पढ़ेंगे, जो कि आपको पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि हर वर्ष यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से 1 या 2 क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो नाव के जो चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों मोहनजोदाड़ो और लोथल से हुए हैं। बेसिकली इसमें क्या है, मोहनजोदाड़ो और लोथल से ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कि नाव के चित्र बने हुए हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदाड़ो और लोथल से। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। बेसिकली इसमें आप देखेंगे कि कौन से दार्शनिक है और उनका दर्शन स्रोत क्या है, उन्होंने कौन से दर्शन को प्रमोट किया या कौन से दर्शन का प्रचार किया है। तो इसके बारे में सबसे पहले इसमें आया है रामानुज। तो रामानुज जो है किस दर्शन से संबंधित थे? रामानुज दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। रामानुज संबंधित थे विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी के टाइम का है रामानुज का जो है विशिष्टाद्वैतवाद। अगला है माधवाचार्य। माधवाचार्य रहे हैं द्वैताद्वैतवाद से संबंधित, द्वैतवाद। ये नंबर 3। निम्बार्क जो है, निम्बार्क का बेसिकली रहा है द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य रहे हैं शुद्ध द्वैतवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है दोस्तों वो होगा A का 4 माधवाचार्य द्वैतवाद, B का 3, C का 2 और D का 1। तो इसका सही आंसर A इसका सही आंसर हो जाता है। और इनके बारे में आप विशेष रूप से डिटेल में चर्चा कर सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि ये जो दर्शन और दार्शनिक हैं ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पुराना जो दर्शन है वो है शंकराचार्य का दर्शन। शंकराचार्य दोस्तों संबंधित रहे हैं अद्वैतवाद से, अद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं शंकराचार्य। और सबसे पुराना जो दर्शन है वो भी इन्हीं का है। ये जो दर्शन है 9वीं शताब्दी का है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हर साल पीसीएस अपने आप आगामी एग्जामों में सम्मिलित कर रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये यूपीएससी की तरफ से लिया गया है मिलान करने का। इसमें आपको 2 से या 3 के करीब आपको क्वेश्चन के करीब आंसर पता होने चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर टिक कर पाते हैं। तो आप जो भी चीज़ पढ़ें डिटेल में पढ़ें। इसके बारे में हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। सलाल ये जो अधिकारी हैं दोस्तों और इनका जो कार्य है ये मौर्य काल से संबंधित है।
इसमें तलार जो अधिकारी हुआ करता था वो चुंगी की सुरक्षा के लिए अधिकारी हुआ करता था, तो ए का फर्स्ट आंसर सही है। पटकोल जो है चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी हुआ करता था। सहसाधिपति रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी हुआ करता था। और बलाधिपति ग्रामीणों से टैक्स वसूली का काम करता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें दोस्तों जैनियों के जो तीर्थंकर थे, बेसिकली 24 तीर्थंकर जैनियों के हुए हैं, 24। तो इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है। धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं या धर्म जो परिवर्तन हुए हैं, या धार्मिक जो जो भी एंशिएंट में काम हुए हैं धार्मिक रिलेटेड, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। और दूसरों इसमें मेन बात यह है कि इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, चाहे वो जैन हो बौद्ध हो। तो इन दोनों चीज़ों का आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी आप इनके क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही युग्म नहीं है। एक युग्म सही नहीं है, बाकी 3 युग्म इनमें करेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी चीज़ आप पढ़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि लगभग अगर आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आप उसको एलिमिनेट करके चौथी चीज़ को निकाल पाएंगे। तो ऋषभदेव जो है अष्टापद, इनका निर्माण रहा है, निर्माण स्थल अष्टापद। अष्टापद जो है कैलाश में है, कैलाश इनका जगह था, यहाँ पर निर्माण प्राप्ति इन्हें हुई है। वासुपूज्य जो है, वासुपूज्य का निर्माण स्थल रहा है चंपापुरी। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन जो है यही गलत है, इसे आप एलिमिनेट तभी कर पाते जब आपको ए, सी और डी के बारे में जानकारी होगी। तो वासुपूज्य जो है इनका जन्मस्थल भी चंपापुरी में ही है, और इन्हें निर्माण भी जो प्राप्त हुआ है वो भी चंपापुरी में ही हुआ है। ठीक है, ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे। वासुपूज्य जो है 12वें तीर्थंकर हैं, ये पहले हैं, ये 12वें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नेमिनाथ जो है 21वें तीर्थंकर हैं, 21वें। और महावीर स्वामी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर का जो निर्वाण स्थल है वो पावापुरी में ही है। नेमिनाथ का उज्जैन में है। वासुपूज्य का बस जो यहाँ पर है वो गलत दिया हुआ है। वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थल है वो है चंपापुरी, और इनका जो सवारी हुआ करती थी, जो चिन्ह था वो भैंसा हुआ करता था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी जो स्थल है दोस्तों ये यूपी में स्थल है। ये एकदम से चर्चा का विषय बन गया था, और यूपी स्पेशल एग्जाम है, क्योंकि यूपी पीसीएस है तो यूपी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है। तो मांडी जो स्थल है वो है यूपी का। बेसिकली दोस्तों ये सन 2000 में सुर्खियों में आया है स्थल मांडी। ये जो है मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है मांडी। जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर एक प्राचीन खजाने की खोज की गई थी। इस खजाने के चलते आपस में वहाँ पर लड़ाइयाँ और लूटपाट जैसे काम हुए। बाद में पता चला कि वो जो खजाना है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बताया गया, उसमें से कुछ खजाना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ। तो ये जो मांडी स्थल है ये यूपी का स्थल है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 कथन दिए गए हैं, इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों सातवाहन नरेशों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है। सातवाहन शासकों की जो भाषा है वो प्राकृत हुआ करती थी, और इनकी लिपि थी ब्राह्मी। इनकी भाषा प्राकृत थी और इनकी लिपि ब्राह्मी थी। तो ये प्राकृत भाषा के बेसिकली पोषक हुआ करते थे। पोषक से मतलब है संरक्षक। ठीक है, इसी में इनका प्राकृत भाषा में इन्होंने एक मुक्त काव्य की रचना की है। उस काव्य का नाम है गाथा सप्तशती, जो कि बहुत फेमस है, गाथा सप्तशती। ठीक है, ये एक महाकाव्य है, इसकी रचना भी प्राकृत भाषा में सातवाहन नरेशों द्वारा ही करवाई गई है। दूसरा इसका ऑप्शन है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। इसका मतलब है कि जो इनका आर्ट है, जो इनकी स्ट्रक्चर है, जो इनका कला है, उसको महत्व दिया गया, उसे बढ़ावा दिया गया क्या सातवाहन काल में। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि सातवाहन काल की स्थापत्य कला का और मूर्ति कला के विशेष उदाहरण हमें बहुतायत में मिलते हैं, जो कि बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये दोनों ही कूट सही होते हैं, पहला और दूसरा दोनों कूट सही हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। इससे आगे के हम क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हिस्ट्री तैयार करने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।